नमस्कार। आज हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की अनोखी दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमें मिली है उसी के आधार पर। ये बस एक लिस्ट नहीं होगी। हम देखेंगे कि इनमें कितनी विविधता है, उनके बनने से लेकर भाषाएं, शासन, सब कुछ। तो कहाँ से शुरू करें? शायद उन प्रदेशों से जहां केंद्र सरकार सीधे एक प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है। ये अक्सर सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को बना और राजधानी भी चंडीगढ़ ही है और मुख्य भाषा वहाँ अंग्रेजी है। अंग्रेजी, हाँ। इसी तरह लक्षद्वीप भी है, राजधानी कवारत्ती, और ये भी 1956 में बना था। यहाँ भी देखिए अंग्रेजी आधिकारिक है, पर मलयालम भी काफी बोली जाती है। अच्छा। और एक बड़ा बदलाव जो हाल में हुआ वो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय। 26 जनवरी 2020 को ये एक हो गए। हाँ, ये मैंने सुना था। इसका कारण क्या था? मतलब प्रशासनिक सुविधा। जी बिल्कुल, प्रशासनिक कामों को आसान बनाना ही मुख्य वजह थी। अब इनकी राजधानी दमन है, लेकिन सबसे बड़ा शहर सिलवासा है और भाषाएं यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती ये सब चलती हैं। तो ये हो गए प्रशासक वाले प्रदेश। अब उन पर आते हैं जहां उपराज्यपाल होते हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी। ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि जैसे होते हैं और इनके पास शायद प्रशासक से कुछ ज्यादा अधिकार होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक अच्छा उदाहरण है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये भी 1 नवंबर 1956 को ही बना था। और भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है जी, हिंदी और अंग्रेजी। और यहाँ एलजी का शासन है। और इसी श्रेणी में हम हाल में बने लद्दाख को भी रख सकते हैं। अच्छा, लद्दाख ये तो नया बना है। हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर, और इसकी 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में लेह और सर्दियों में कारगिल। 2 राजधानियां, ये दिलचस्प है। मौसम की वजह से होगा शायद। बिल्कुल, पहाड़ी इलाका है तो मौसम एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं और शासन उपराज्यपाल ही करते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ओके, विधानसभा नहीं है, ठीक है। तो अब उन प्रदेशों की बात करते हैं जहां उपराज्यपाल तो हैं पर साथ में अपनी विधानसभा भी है, मतलब लेजिस्लेचर। इससे उन्हें थोड़ी ज्यादा स्वायत्ता मिलती होगी। राज्यों जितनी नहीं पर कुछ तो है। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो दिल्ली है। हाँ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी। जी, 1956 से केंद्र शासित प्रदेश था और 1992 में इसे एनसीटी का दर्जा मिला। राजधानी नई दिल्ली। और भाषाएं देखें तो हिंदी, अंग्रेजी तो हैं ही, साथ में उर्दू और पंजाबी भी अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएं हैं। यहाँ विधानसभा भी है और उपराज्यपाल भी। और अक्सर हम सुनते हैं कि इनके अधिकारों को लेकर थोड़ी खींचतान चलती रहती है। हाँ, वो तो है। ये इसकी विशेष स्थिति को दिखाता है। पुदुचेरी की कहानी भी कुछ ऐसी है ना, थोड़ी अलग पर मिलती जुलती। हाँ, काफी हद तक। पुदुचेरी, जो पहले पांडिचेरी का, 16 अगस्त 1962 को बना। राजधानी भी पुदुचेरी ही है। यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम ये मुख्य भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच भी इस्तेमाल होती हैं। फ्रेंच, अच्छा, वो फ्रांसीसी कनेक्शन की वजह से। बिल्कुल, इसका इतिहास फ्रांसीसी उपनिवेश का रहा है और उसका असर आज भी दिखता है भाषा और संस्कृति में। यहाँ भी दिल्ली की तरह विधानसभा है और उपराज्यपाल भी हैं। ठीक है। और आखिर में जम्मू और कश्मीर। जी, जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को ही लद्दाख के साथ इसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसकी भी 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। और भाषाएं? यहाँ तो शायद काफी भाषाएं हैं। हाँ, यहाँ 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, डोगरी, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और उर्दू। 5? जी। यहाँ भी विधानसभा का प्रावधान है, हालांकि अभी वहां चुनाव होने बाकी हैं। और फिलहाल शासन उपराज्यपाल के हाथ में है। अच्छा, तो मतलब हमने देखा कि ये सिर्फ नाम के लिए केंद्र शासित नहीं है, इनकी अपनी अपनी व्यवस्था है। बिल्कुल। कुछ सीधे केंद्र द्वारा प्रशासक के जरिए चलते हैं, जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। कुछ में उपराज्यपाल हैं, जैसे अंडमान या लद्दाख। और फिर दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर हैं, जहां उपराज्यपाल के साथ चुनी हुई सरकार और विधानसभा भी है या होगी। ये उन्हें एक तरह से कह सकते हैं शुभ राज्य का दर्जा देता है। और भाषाओं की विविधता भी कमाल की है।
स्थानीय भाषाओं से लेकर अंग्रेजी, यहाँ तक कि फ्रेंच तक। सही कहा। ये विविधता दिखाती है कि भारत की जो प्रशासनिक संरचना है वो कितनी लचीली है, अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतों और उनके इतिहास को ध्यान में रखती है, ऐसा लगता है। हाँ, और ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। क्या ये अलग-अलग प्रशासनिक मॉडल, ये जो व्यवस्थाएं हैं भारत के संघीय ढांचे के, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के प्रयोग हैं? और ये जो भाषाओं की इतनी विविधता है, ये स्थानीय पहचानों को बनाए रखने में कितनी सफल रही हैं? शायद इन सवालों के जवाब हमें इन प्रदेशों को और गहराई से समझने पर मिलें। ये एक